गुड मॉर्निंग। आज थर्सडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। अच्छा, क्लास 10th में इससे पहले वाले दिनों में मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे थे। मैग्नेटिज्म में मैंने ऑलमोस्ट सारी टॉपिक खत्म कर दिए हैं, बस एक लास्ट सेक्शन बचा हुआ है, एसी जनरेटर। अब ये एसी जनरेटर क्या है, कैसा डिवाइस है, क्या काम है, इसके बारे में आज हमें सीखना है। तो मैंने एक डिवाइस आपको पहले बताया था, मोटर। मोटर क्या कर रहा था? मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। और मोटर को समझने के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या करते थे, जो करंट का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से फोर्स जनरेट होगा, फोर्स का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करते थे। ये हम पढ़ते थे ना। आज अपने को क्या करना है, आज एक इसका जस्ट रिवर्स एप्लीकेशन देखना है। मोटर में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। जनरेटर जो है, जनरेटर में हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जनरेटर एक ऐसा वर्ड है जो जनरेट करने वाला है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? हम बात करने वाले हैं एसी जनरेटर। अब एसी, एसी का मतलब क्या है सर? तो एसी का मतलब क्या है, हम पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, एसी जनरेटर। अच्छा, एसी जनरेटर, ये एसी जनरेटर क्या है? तो ए यहां पर इसको हम दो तरह के, एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है ना, दो तरह का करंट होता है। एक होता है करंट जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। दूसरा होता है अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग करंट। पहला हमारे पास है डायरेक्ट करंट, दूसरा हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट। अब डिफरेंस क्या है सर जी दोनों में? डायरेक्ट करंट का सोर्स है बैटरी, डायरेक्ट करंट का सोर्स है बैटरी। और ये डायरेक्ट करंट जो है ना, इसमें कौन से साइंटिस्ट ने काम किया था? थॉमसन, थॉमसन नाम के, थॉमसन एल्वा एडिसन, थॉमसन था ना? निक नहीं, थॉमसन था, नहीं नहीं, एल एडिसन, एग्जैक्टली मेरे थॉमसन ही थे शायद। अल्टरनेटिंग करंट में किसने काम किया था? निकोलस टेस्ला, टेस्ला जी ने काम किया था। ठीक है, अपने सदी के महा साइंटिस्ट में से एक। अब ये जो बैटरी से जो करंट आता है ना, बैटरी से अगर तुमने क्या किया, मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ए और बी को अगर तुमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है कि अगर कभी भी करंट और टाइम में ग्राफ बनाया जाए तो करंट का जो वैल्यू है वो कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करा। मतलब अगर आप देखोगे तो थ्रू आउट द टाइम करंट जो है वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अल्टरनेटिंग सोर्स, अल्टरनेटिंग सोर्स क्या होता है, वो चेंजिंग ईएमएफ। अभी एसी जनरेटर जो हम बनाएंगे वो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। अगर ए से बी आपने अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को कनेक्ट किया है, तो एक बार अगर करंट का डायरेक्शन इस तरफ से है तो दूसरी बार करंट का डायरेक्शन बी से ए होगा। इसका मतलब ये होगा कि करंट जो है वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। कुछ हाफ ऑफ टाइम के लिए वो पॉजिटिव है, कुछ हाफ ऑफ टाइम के लिए वो नेगेटिव है। फिर से ऐसा रिपीट होता जाएगा, कुछ हाफ के लिए वो पॉजिटिव, कुछ हाफ के लिए वो नेगेटिव। अब इस तरह के करंट को जो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता उसको बोलते हैं स्टेडी करंट। और ऐसा करंट जो अपने डायरेक्शन को, हो सकता है मैग्नीट्यूड भी चेंज करे, यहाँ पे हर इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, इस तरह के करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जी थॉमसन, ये थॉमस है, थॉमस एल्वा एडिसन था, सॉरी थॉमस एल्वा एडिसन। बहुत बदनाम साइंटिस्ट, वन ऑफ द बदनाम साइंटिस्ट। खूब पैसा था इनके पास, बहुत पैसा था इनके पास। इतने पैसे थे ना कि किसी को भी खरीद सकते, इतना पैसा था इनके पास। अब इन्होंने अपने बैटरी के दम पे बहुत पैसा बनाया था। तो अब हम जो बात करने वाले ना, वो हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। मतलब हम जनरेटर बनाएंगे जरूर, लेकिन वो कैसा जनरेटर होगा? वो अल्टरनेटिंग करंट बनाएगा, वो डीसी करंट बनाने वाला जनरेटर नहीं है। अच्छा भाई साहब, अब एसी जनरेटर, तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which will convert, which will convert mechanical energy, which will convert mechanical energy to electrical, mechanical energy to electrical energy. ठीक है,
ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है प्रिंसिपल। ये सब एग्जाम में पूछ लेते हैं, एक एक दो दो मार्क्स में पूछते हैं। प्रिंसिपल इसका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या सिंपल सा ये बोल देना कि whenever the flux linked to a coil is changing and induced EMF is seen in the coil, and if the circuit and if the coil is closed then induced current is also seen। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल लिख देंगे, सिंपल से लिख देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल फॉर एसी जनरेटर। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग। तो पहले तो हम इसका कंस्ट्रक्शन, अच्छा कंस्ट्रक्शन के लिए मेरे को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पॉज करके एक डायग्राम बना लेता हूँ, फिर मैं आपको क्या करता हूँ इसका कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ डिटेल से। ये देखिए, ये एक मैंने डायग्राम बनाया है, थोड़ा मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। इसमें ना डायग्राम का ही प्रॉब्लम हो रहा है, डायग्राम मैं ढंग से बना नहीं पा रहा था, इसलिए पिछले क्लास में भी मैंने लेक्चर नहीं रखा था इसमें। ये बता रहे हैं कंस्ट्रक्शन। मैं कुछ कुछ बेसिक आपको बता दूंगा और रेफरेंस के लिए मैं एक आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या है, सबसे पहले मैग्नेट के पोल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैग्नेट के पोल्स हैं जो क्या करने वाले हैं, इस तरह से फील्ड लाइंस जनरेट करेंगे, नॉर्थ से पोल, नॉर्थ से साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ पोल एंड सो ऑन। इस तरह से मैग्नेटिक पोल्स होंगे। फिर यहां पर होगा एक आर्मेचर कॉइल, यहां पर होगा एक आर्मेचर कॉइल। ये जो कॉइल है ना, इसी को क्या बोलेंगे, आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल ABCD जनरली कॉपर का बना होता है। अच्छा, और ये जो आर्मेचर कॉइल है ना, वो माउंटेड होता है एक शाफ्ट के ऊपर। शाफ्ट या ऐसा समझ लो एक्सल। ये क्या होता है, ये जो कॉइल है वो एक शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है, और इस शाफ्ट को क्या करते हैं ना, इस तरह से रोटेट कराते हैं। ये जो एक्सल है, एक्सल को मैकेनिकली मैनुअली क्या करेंगे, इस तरह से। मतलब ये तो बहुत ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, एक्चुअल जो डायग्राम है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो डिवाइस है इसको मैनुअली रोटेट करने के लिए एक एक्सल का अरेंजमेंट है। आप जब जो पावर प्लांट्स में जो यूज करते हैं उसको रोटेट कराने के लिए यहाँ पे टर्बाइंस लगाते हैं, टर्बाइंस में वो स्टीम फॉल कराते हैं एंड सो ऑन, वैसा कुछ होगा। लेकिन हमने क्या किया है, एक शाफ्ट का अरेंजमेंट लिया है, एक हैंडल ले लिया, और उस हैंडल को हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रोटेट कराएंगे। अब जब हैंडल को रोटेट कराएंगे तो ये जो कॉइल है ना ABCD, ये भी क्या करने वाला है, रोटेट करने वाला है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक एक्सल है, एक हैंडल है, जिसके हेल्प से क्या करेंगे, थ्रू विच द कॉइल इज टू बी रोटेटेड, through which the coil is to be rotated, through which the coil is to be rotated। ये एक्सल हो गया। अच्छा, फिर यहां पर क्या होता है, कॉइल के जो एंड्स है ना, जैसे देखो एक मैंने AB को मैंने ब्लू से मार्क किया हुआ है, CD वाले को मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू स्लिप रिंग्स। द ends of the coil, the ends of the coils are connected to slip rings। ये जो कॉइल्स है ना, कॉइल्स के एंड्स है, उनको मैंने स्लिप रिंग से, वहां पर क्या था, मोटर में स्प्लिट रिंग्स होते थे, यहाँ पर स्लिप रिंग्स है। अब ये साथ क्या होता है ना, देखो ये स्लिप रिंग्स क्या करते हैं, जब ये कॉइल को आप रोटेट करोगे, मान लो आपने ये स्लिप रिंग्स नहीं लगाया होता, आप जब ये कॉइल को रोटेट करोगे तो जैसे ही कॉइल रोटेट करेगा, मान लो ये मैं बोलूं कि मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, ये ऐसा मेरे पास कॉइल है। अब ये जब कॉइल रोटेट करेगा तो इसके जो वायर्स है वो इंटैंगल्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे क्या। अगर मेरे पास कोई कॉइल है, तो कोई कॉइल है क्या, मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई कॉइल नहीं है। आप खुद से सोचो, मान लो किस तरह का कॉइल है। अब तुम कॉइल को अगर रोटेट करोगे, कॉइल भी है और एक सर्किट भी है। अगर आपको डायग्राम याद था तो कॉइल था ऐसे, और फिर उससे कनेक्टेड सर्किट था। अब जब कॉइल ऐसे से रोटेट करेगा तो वायर्स आपस में इंटैंगल्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। वायर्स अगर आपस में इंटैंगल्ड होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वायर्स टूट सकते हैं, कंस्ट्रक्शन खराब हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें वो एक या दो रोटेशन के लिए ही बनाना था डिवाइस, हमें तो उसको लंबे टाइम तक चलाना है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये जो स्लिप रिंग्स है ना, वो उसको इंटैंगल होने से बचाता है। कैसे, जब ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगा ना, जब ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगा तो ये सिलिंड्रिकल होते हैं, ये जो स्लिप रिंग्स है वो ऐसे सिलिंड्रिकल है। और ये जो
वायर के एंड्स है ना, अब देखो ये मान लो मेरे पास कॉइल था, ऐसा ऐसा कॉइल है, इसे कनेक्ट होके हुए दूसरा स्लिप रिंग से। अब ये जब घूमेगा ना, जब आप कॉइल को रोटेट करोगे तो ये जो एंड है वो स्लिप रिंग्स में ऐसा घूमता जाएगा, मतलब स्लिप रिंग भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, ये ऐसे घूमते जाएगा, ऐसा घूमता जाएगा। तो ये जब घूम रहा है, ये जब घूम रहा है तो स्लिप रिंग्स भी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इससे क्या होगा, वायर्स जो है वो इंटैंगल्ड नहीं होंगे, तो वो आराम से फ्रीली रोटेट करते रहेंगे। अच्छा, तो ये हो गया मेरे पास स्लिप रिंग्स। अब ये जो स्लिप रिंग्स होते हैं ये भी जनरली कॉपर के बने होते हैं। फिर उसके बाद स्लिप रिंग से कनेक्टेड होते हैं कार्बन ब्रशेस, इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, बस दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है। मतलब वो जो ब्रश होता है ना, ब्रश आप समझो कि ब्रश ऐसे कांटेक्ट में लाके रखा हुआ है। अब ये स्लिप रिंग्स घूमते रहेंगे इसके ऊपर, ये स्लिप रिंग्स जब ऐसे घूमते रहेंगे तो ब्रश इसके कांटेक्ट में हमेशा रहेंगे, लेकिन वो कभी इनके साथ टच नहीं है। अब ये ब्रशेस क्या करते हैं, ये ब्रशेस इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाते हैं। ये जो ब्रशेस हैं उनके ही थ्रू एक्सटर्नल सर्किट या लोड रेजिस्टेंस जो होगा, जिसको हम क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली आपको क्या क्या लिखना है, पोल्स के बारे में लिखना है, आपको क्या करना है, आपको कॉइल, आर्मेचर कॉइल के बारे में लिखना है। आप एक शाफ्ट होगा, शाफ्ट के ऊपर ही हम क्या करते हैं, कॉइल को माउंट करते हैं। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में एक इस तरह का सिलिंड्रिकल कोर होता है। ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इसको मैं थोड़ा शेयरिंग करूं, बड़ा मुश्किल होता है ऐसे पढ़ाना। एक्चुअल में क्या होगा, एक इस तरह का सिलिंड्रिकल कोर होगा, ये मेरे फिस्ट के जैसा एक सिलिंड्रिकल कोर होगा, और इसमें ना कॉइल्स इस तरह से माउंटेड होते हैं, और ये कॉइल से अरेंज्ड होता है एक शाफ्ट इस तरह से। अब जब आप शाफ्ट को रोटेट कराओगे, तो जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, कॉइल्स जो है वो भी रोटेट करेंगे क्या। तो ये जो शाफ्ट था, शाफ्ट का काम क्या है, शाफ्ट जो है उसी पर जो कॉइल्स हैं वो वुंडेड हैं, आयरन का कोर है उसी पे क्या है, वो जो कॉइल्स हैं वो वुंडेड है। अच्छा, फिर कॉइल के जो एंड्स हैं वो कहां पर कनेक्ट होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं वो कनेक्ट होते हैं स्लिप रिंग्स पे। स्लिप रिंग्स क्या करते हैं, ये जो वायर्स वाले लूप हैं उनको इंटैंगल होने से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, जब आप कॉइल को रोटेट कराओगे तो उसके जो एंड्स, जैसे यहाँ पर ए बी का एंड इससे कनेक्टेड है, मान लो ये S1 स्लिप रिंग है, ये S2 स्लिप रिंग है। ये S1 वाला स्लिप रिंग में क्या होगा, ये S1 वाले स्लिप रिंग में, ये जो S1 वाला स्लिप रिंग है इसमें कॉइल का वायर ऐसा घूमेगा, S2 वाले में कॉइल का वायर ऐसा घूमेगा, तो ये क्या करेंगे, उनको इंटैंगल्ड होने से बचाते हैं। फिर कार्बन ब्रशेस होते हैं B1 B2, इन दोनों का कांटेक्ट है लेकिन वो जुड़े हुए नहीं है, जुड़े मतलब फिक्स करके उनको नहीं रखा हुआ है, मतलब इसके अगेंस्ट ये क्या करते हैं, स्लिप करते रहते हैं। फिर यहाँ से कनेक्टेड है, कार्बन ब्रशेस के थ्रू ही एक्सटर्नल लोड को या गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है समझना वर्किंग, सबसे ज्यादा जरूरी है समझना वर्किंग, क्योंकि अगर वर्किंग नहीं समझोगे तो कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल समझ के कोई खास फायदा नहीं होने वाला। अब अगर इसका वर्किंग के बारे में बात करें ना, तो वर्किंग के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। वर्किंग समझने के लिए पहले हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। देखो ये मैं जो राइट दिखा रहा हूँ, वो जब रिकॉर्ड होकर आपके पास आएगा वो लेफ्ट हो जाएगा, वो इसका रिवर्स हो जाता है ये। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में, जिस तरह से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते थे FBI, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब याद रख लेना, जब भी हमारे पास इंड्यूस्ड करंट होगा, जब भी करंट जनरेट होके आएगा तो वहां पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करना है। और जब भी नॉर्मल करंट है, सेल से करंट प्रोड्यूस कराया गया है, तब वहां पे क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अगर मेरे को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे आपने तीनों फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलरली पहले पॉइंट आउट करते थे वैसे ही पॉइंट आउट कर देना। बस जहां पर F लिखते थे ना, अब वहां पे लिख देना M। तो ये thumb will point in the direction of motion, B will point in the direction of magnetic field and I will point in the direction of induced current। तो इस बार क्या करेंगे, मोशन और फील्ड के डायरेक्शन के हेल्प से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब यहां पर तीनों फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर देना। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसको कौन पॉइंट करेगा, थंब। जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसको कौन पॉइंट करेगा, रिंग फिंगर। और मिडिल फिंगर जो होगा वो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को पॉइंट करने वाला है। तो लेफ्ट हैंड रूल में और लेफ्ट हैंड रूल में और राइट हैंड थंब रूल में बस दो ही डिफरेंस है। लेफ्ट हैंड रूल में जो करंट होता है वो नॉर्मल करंट होता है, राइट हैंड रूल में जो करंट है वो इंड्यूस करंट है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है थंब। थंब पहले के केस में फोर्स को पॉइंट करता था, मोटर जनरेटर के केस में जो थंब है वो पॉइंट करेगा
मोशन के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उस डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए अब इसका वर्किंग देखते हैं, पता नहीं मैं समझा पाऊंगा कि नहीं, वर्किंग मुश्किल होगा यहाँ पे समझाना। अच्छा, अगर आप देखोगे तो मान लो स्टार्टिंग में कॉइल ऐसे रखा हुआ है ए बी सी डी, और मैं उसको ऐसे रोटेट कराने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे रोटेट कराएंगे, ए बी वाले पार्ट को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, ए बी वाले पार्ट को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, और सी डी वाले पार्ट को ऐसे नीचे लेके जाने वाले। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो नॉर्थ से साउथ, ये बी का डायरेक्शन इस तरफ, ये बी का डायरेक्शन इस तरफ। अब अगर ए बी वाले कॉइल को मैं ऊपर ले जाऊं तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करके देखो, ए बी वाले कॉइल को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मैंने क्या बोला, ये कॉइल था ए बी सी डी, राइट हैंड रूल के हिसाब से मोशन किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। ए बी जो था ऊपर की तरफ जा रहा था, तो मैंने थंब को क्या किया, मैंने थंब को ऊपर की तरफ पॉइंट किया, ये छोटा सा जो स्क्रीन है उसमें देखो, थंब को मैंने ऊपर की तरफ पॉइंट किया। फिर मैंने क्या किया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इस तरह से क्या किया, अपने फिंगर्स को अलाइन किया। बात समझ में आ रहा है? ये थोड़ा बड़ा हो सकता है ना, वीडियो पैनल थोड़ा बड़ा करता हूँ। हाँ सही, इतना में शायद पता चल जाए, नहीं पता चलेगा तो देखते हैं, वहां पे आएंगे तो फिर से पढ़ाएंगे। हाँ, आपको क्या करना है, आपके राइट हैंड के तीनों फिंगर्स आपको इस तरह से अलाइन कर देने हैं। अब ए बी वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो थंब को मैंने क्या किया, ये जो थंब था, थंब को मैंने ऊपर के डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया। जो फील लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ पोल जाएंगे, तो नॉर्थ से साउथ पोल इस तरह से जाएंगे। अब अगर आप देखोगे तो जो करंट का डायरेक्शन है, या जो मिडिल फिंगर का डायरेक्शन है, वो ऊपर के साइड, वो उस तरफ आ रहा है, उस तरफ आ रहा है, मतलब करंट जो है वो ए से बी जा रहा होगा क्या, करंट जो है वो ए से बी जा रहा होगा। अगर आप इसको यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये जो करंट है, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ए से बी। तो जब ए बी वाला जो पार्ट है, लूप का ए बी वाला पार्ट जो है, जब वो ऊपर जा रहा था, तो इसमें जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आया वो ए बी की तरफ हो गया। सीडी में देख लेते हैं सर, सीडी में अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे क्या है, इस बार जो कॉइल है वो नीचे जा रहा है, जो हमारे पास कॉइल है, इसको इधर ले जाते हैं, बड़ा छोटा करना ही अपना काम हो गया है। हाँ इतना पता चल जाएगा। तू क्यों आ रहा है यार, नहीं आएगा। देखिए अभी जो मोशन होगा, सीडी वाले साइड का जो मोशन है, मोशन उसका नीचे की तरफ है, मैंने थंब को नीचे की तरफ पॉइंट कर दिया ऐसे। फिर मिडिल फिंगर जो होगा वो क्या कर रहा है, वो बी के डायरेक्शन में इस तरह से अलाइन हो गया। तो जो जो रिंग फिंगर है वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर दिया, और जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर ना मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है, पहले आपकी तरफ उधर पॉइंट कर रहा था, अभी ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब जो करंट होगा, जो करंट होगा वो करंट क्या है, वो सी से डी बढ़ रहा होगा क्या। देखो ये खुद से अलाइन कर, ये खुद से अलाइन करके देखना, ये आपको समझ में आ जाएगा, आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ही यूज करना है। तो यहां पर जो करंट का डायरेक्शन आ रहा है वो सी से डी आ जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो लूप है, ये जो लूप है, इसमें करंट कैसे चल रहा है, ए बी सी डी। लूप में अगर मैं बात करूं तो लूप में जो करंट का डायरेक्शन है वो ए बी सी डी है क्या, बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अच्छा, फिर एक्सटर्नल सर्किट में अगर आप देखोगे ना, तो देखो एक्सटर्नल सर्किट, सीडी से कनेक्टेड है ये S2, सीडी से कनेक्टेड है S2। तो एक्सटर्नल सर्किट की अगर मैं बात करूं, जो लोड रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया है उसमें अगर मैं करंट का डायरेक्शन के बारे में बात करूं, देखो सीडी से करंट यहां पर S2 पे आएगा, S2 से ये B2 पर गया, B2 से घूमकर ये B1 आएगा, B1 से घूमकर ये S1 आएगा, फिर S1 से ये क्या हो जाएगा, A B C D जैसे कंप्लीट करा था वो इसका पार्ट हो जाएगा। तो ये अगर आप देखोगे तो जब मैंने इस कॉइल को, जब मैं इस कॉइल को ऊपर शिफ्ट करा रहा था, मतलब जो कॉइल था, कॉइल को ऐसे रोटेट करा रहा था, तो जो करंट का डायरेक्शन, अब यहां पर करंट क्यों इंड्यूस हुआ, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा था। आप खुद से सोचो ना, पहले क्या था, पहले क्या था, मान लीजिए ये जो कॉइल है, कॉइल ऐसे रखा हुआ है, कॉइल ऐसे रखा हुआ है, अब फी लाइंस जो है, फी लाइंस इस तरह से जा रहे हैं, अब जैसे ही उसको रोटेट करना स्टार्ट करोगे, इसमें से फी लाइंस लिंक होने स्टार्ट हो जाएंगे, फी लाइंस लिंक होने स्टार्ट हो गए, इसका मतलब फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो इंड्यूस ईएमएफ आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से जनरेट हो रहा है। बेसिकली मैं आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करके दिखा रहा हूं कि डायरेक्शन कैसे हमने जनरेट किया।
तो मैंने ये देखा कि जो लूप था, लूप में करंट का डायरेक्शन है ABCD और एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन हो रहा है S2 से, करंट का डायरेक्शन हो रहा था S2 से S1 तक, S2 से S1 फिर ABCD इस तरह से। अब क्या करते हैं, इसके अगले हाफ को देखते हैं। अभी ये हो गया हमारे पास, अब इसको बोलते हैं कि ठीक है भाई साहब, अब इसको ना रोटेट करा देते हैं 180 डिग्री से। पहला रोटेशन मैंने देख लिया, अब इसको रोटेट करा देते हैं 180 डिग्री से। आप इसको नोट करके रख लेना, फिर से मैग्नेटिक पोल्स होंगे यहाँ पर। मैं पूरा पूरा डायग्राम नहीं बना रहा, और ये जो कॉइल है, कॉइल बना देते हैं। इस तरह से कॉइल है, इतना टाइम लगेगा डायग्राम में यार। तो ठीक है, यहाँ पे ब्रशेस B1 है, बाकी अरे ब्रशेस B1 है, ये B2 है, ये फिर से ये S1 है, ये S2 है, और ये G, ये लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से। अभी क्या हो गया, ये जो कॉइल था वो घूम के हमारे पास ऐसा आ गया, मतलब जो CD वाला पार्ट है ना, जो CD वाला पार्ट है वो आ गया इधर। CD इधर आ गया और AB वाला जो पार्ट है वो इधर आ गया। ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से, सॉरी ये D, ये C, ये B और ये A। अब अगर देखोगे तो जो CD वाला ब्रांच है वो ऊपर जाएगा और AB वाला जो ब्रांच है वो नीचे जाएगा। फिर से फी लाइंस ऐसे ही होंगे। अब अगर फिर से फी लाइंस ऐसे हैं, फिर से अगर आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करोगे तो इस बार करंट का डायरेक्शन D से C ऐसे ऊपर हो जाएगा और B से A में करंट का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। ये आप खुद से अप्लाई करके देखना, ठीक है। जैसे मैंने इसमें अप्लाई किया था वैसे ही आप इसमें भी अप्लाई करके देखना है। जब आप अप्लाई करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब B से C ऐसे जा रहा है, B से A इस तरह से आ रहा है। अब अगर आप देखोगे तो जो लूप है, अब जो देखोगे तो लूप में करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, लूप में करंट का डायरेक्शन हो जाएगा DCBA। लूप में करंट का डायरेक्शन हो गया DCBA, इस तरह से लूप में करंट का डायरेक्शन हो गया। अब अगर आप बाहर के एक्सटर्नल सर्किट में करंट देखोगे ना, तो देखो बाहर के सर्किट में करंट कैसा आ रहा है। अब ये इधर से S1 से मूव करना स्टार्ट करेगा क्या, S1 से ये इधर से गया, S1 वाले में से कनेक्ट करेगा, S1 में गया, फिर S1 से B1 में जाएगा, फिर ये B1 से किधर गया, तभी भी S1 से गया था क्या, नहीं तभी S2 से गया था। हाँ, S1 B1, S1 B1, फिर इधर B2, फिर S2, फिर DCBA। तो अगर आप देखोगे ना तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें एक बार करंट S1 से S2 चल रहा है, S1 से S2 और एक बार S2 से SB। इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस में करंट एक बार इस डायरेक्शन में चला, एक बार इस डायरेक्शन में चला गया और करंट जनरेट हुआ। करंट किसने जनरेट कराया, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ, जो फ्लक्स का चेंज हो रहा था यहाँ पर, उसके कारण से यहाँ पे करंट जनरेट हुआ। इसका मतलब ये है कि करंट जनरेट हो रहा है, नो डाउट करंट जनरेट हो रहा है क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ है तो करंट जनरेट हो रहा है। लेकिन जो करंट जनरेट हुआ वो पहले हाफ में अगर उसका डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान लिया तो दूसरे हाफ में उसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव होगा क्या। तो इस तरह का करंट जनरेट होता है। अब इस तरह का जब करंट जनरेट होगा तो इस तरह के करंट को ही क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। बात समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है। अब ये मैंने बहुत ही रफ वे में इसको समझाया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझाना मुश्किल है, थ्योरी लिखाना मुश्किल है। आप क्या करना, बुक से पढ़ना। मैं एक यूट्यूब में एक वीडियो है, मैं वो भी आपको डाल दूंगा। वो मेरा वीडियो नहीं है, किसी और का वीडियो है, मैं चोरी करके डाल के दूंगा, लेकिन उन्होंने, उस भाई साहब ने अच्छे समझाया, ठीक है। फिर भी एक रफ आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो बेसिक्स है वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक और डिवाइस होता है ट्रांसफॉर्मर। इसमें एक और डिवाइस होता है ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर जो है
ट्रांसफॉर्मर जो है वो भी बता देता हूँ हल्का सा, या ट्रांसफॉर्मर का मैं क्या करूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसमें से देख लेना, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो मैं बता नहीं पाऊंगा, या चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ यार, ये तो फिर बोलोगे किसी ने बताया नहीं। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, दो कॉइल्स होंगे इस तरह से, एक कॉइल इस तरह से और इसके पास में एक दूसरा कॉइल, ठीक है। एक कॉइल में क्या कर दो, आप बैटरी कनेक्ट कर दो, एक कॉइल में आपने सोर्स कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। दूसरे कॉइल में आप क्या कर लो, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके रख दो, ठीक है भाई साहब। अच्छा, अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, यहां पर करंट के फ्लो करने से ये इस तरह का साइन होता है जनरेटर का। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये जो कॉइल है ये इस तरह से सोलेनॉइड जैसा कॉइल है समझ लो। जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होना स्टार्ट होगा क्या, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होना स्टार्ट होगा। अब अगर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है तो इसके पास में जो रखा हुआ ये जो कॉइल है इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा ना। जैसे ही आपने करंट को क्लोज किया, आप क्या करो ना, यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग करंट दे दो, इस तरह का जो साइन होता है वो अल्टरनेटिंग करंट का होता है। अब अगर मैं एक अल्टरनेटिंग करंट इसमें कनेक्ट करूंगा तो ये जो करंट है, करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है। अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो टाइम का फंक्शन है। करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका मतलब इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका वैल्यू चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर कॉइल का चेंज हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग इसमें जो लिंक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। अब जिस भी कॉइल को जिसको आप बैटरी से कनेक्ट करोगे उसको आप बोल देना प्राइमरी, और जो दूसरा होता है जिसमें आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है उसको बोल दो सेकेंडरी, SECONDARY। अब इसमें जो फ्लक्स चेंज होगा ना उसके कारण से क्या होगा, फ्लक्स इसमें भी लिंक होना स्टार्ट होता है। अब इसमें जो फ्लक्स लिंक होना स्टार्ट हुआ उसके कारण से क्या होगा, अगर इसमें इस वाले कॉइल में सेकेंडरी वाले कॉइल में फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट होता है तो यहाँ पर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये जो कॉइल है क्लोज लूप है और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट आना स्टार्ट हो जाएगा, इंड्यूस करंट के कारण इसमें डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग होता है। हम क्या करते हैं, दो कॉइल्स लेते हैं, प्राइमरी कॉइल वो होता है जिसमें सोर्स कनेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी कॉइल वो होता है जिसमें हम क्या करेंगे, करंट इंड्यूस करवाएंगे। मतलब प्राइमरी में जो चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ है उसके कारण से सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स इंड्यूस होता है उससे जो करंट जनरेट होगा या उससे जो ईएमएफ जनरेट होगा इसी के डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर। अब ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये दो तरह का होता है, एक होगा स्टेप अप, ठीक है, दूसरा होगा स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन। एक मिनट रुको, हाँ, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब जनरली क्या होता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स एनपी और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी। स्टेप अप का मतलब होता है कि अगर मान लो मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया, मान लो इसको मैंने कनेक्ट नहीं किया, मैंने इसको ओपन रखा, इसका मतलब क्या होगा, इसके एंड्स के अबाउट मेरे को पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा क्या, ये जो एंड्स है उसके अबाउट मेरे को ईएमएफ मिलेगा, पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा। तो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि अगर इसकी कैपेसिटी 220 वोल्ट्स की थी, इसकी कैपेसिटी अगर 220 वोल्ट्स की थी तो हम एक ऐसा ईएमएफ चाहते हैं जो 220 वोल्ट से ज्यादा हो। हम एक ऐसा ईएमएफ चाहते हैं जो 220 वोल्ट से ज्यादा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल का वैल्यू ज्यादा रखते हैं। जितना ज्यादा कॉइल्स होते हैं उतना ज्यादा फ्लक्स का लिंकेज होता है, जितना ज्यादा फ्लक्स का लिंकेज होगा उतना ज्यादा वैल्यूज जनरेट होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें क्या होता है, प्राइमरी के टर्न्स कम होंगे और सेकेंडरी का टर्न ज्यादा होगा। इससे क्या होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ए और बी के अबाउट मिलता है उसका वैल्यू 220 वोल्ट से ज्यादा होगा। स्टेप डाउन में जस्ट रिवर्स होगा। जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं वही, जैसे हमारे जो ग्रिड्स होते हैं ना, जहां से जो करंट की सप्लाई आती है, पावर की सप्लाई आती है, वो 440 वोल्ट पे आती है, लेकिन हमारे घरों पे जो डिवाइसेस है वो 220 वोल्ट पे डिजाइन है काम करने के लिए। तो हमें क्या करना होता है, 440 वोल्ट से उसको 220 वोल्ट में लाना होता है। इसलिए आप देखना कॉलोनीज के बाहर में ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, वो 440 वोल्ट वाले सप्लाई को 220 वोल्ट के सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो वहां पर क्या होगा, प्राइमरी का टर्न्स ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी।
इसका मतलब अगर यहाँ पर 440 वोल्ट आया तो ये कन्वर्ट करके आपको क्या कर देगा, 220 वोल्ट दे देगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन और ये सब ज्यादा डिटेल से जानना नहीं है, बस ट्रांसफार्मर में इतना जानना है कि दो तरह के ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट से ज्यादा होता है, स्टेप डाउन में क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट से कम होता है। ठीक है, फिर भी मैं अगर कोई लिंक होगा मेरे पास इसका तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं जनरेटर का तो शॉर्ट सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए रहने देते हैं इतना ही आज।